Assalamu alaikum. This is the class of software engineering. There is only one participant. Let the others join, and we will continue in a bit. All right, let's start. So this is the class that was supposed to happen tomorrow. We are taking it's kind of a makeup today, so that tomorrow's class will not happen, will not be conducted. Similarly, so this is Wednesday, and your section is the section is what? This is section A. Okay. So kindly confirm me if you can hear me clearly, and then we will start the lecture. This is section B. No, this is section A. This is section A. ओके अच्छा, ये सेक्शन बी है. अच्छा, सही. अच्छा, कल जो है थर्सडे को आपकी जो है वो मॉर्निंग में होती थी, राइट? अगर हम थर्सडे को ले रहे होते तो मॉर्निंग में होती, राइट? सॉरी, नो, आई गॉट कंफ्यूज, सॉरी. आई हैड इन माइंड कि थर्सडे को जो आपकी क्लास होती है वो सेक्शन ए की होती है सुबह. और व्हाट इज़ दिस 12 से 2? थर्सडे को आपकी 12 से 2 होनी थी. लेट मी चेक समथिंग. आई एम गेटिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड हियर. ऑल राइट, सो हेयर मी आउट क्लियरली. हाँ बिल्कुल, अक्सा जावेद जिस तरह से कह रही हैं कि थर्सडे को यानी कल आपकी क्लास होनी थी 12 to 2 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, राइट? और वही 12 to 2 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स वाली थर्सडे की क्लास अभी हम ले रहे हैं वेडनेसडे को 9 to 11 ऑफ सेक्शन बी, राइट? ओके, सो ओके, ऑल राइट. अच्छा, आई वॉज कन्फ्यूज बिकॉज आई थॉट कि वी हैव टू डिस्कस समथिंग्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स पे आई थिंक बात करना चाह रहे थे आज. सो दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स. आई गॉट कन्फ्यूज देयर, and we will come back to discrete structures, and we will start there. Can you remind me, any one of you, what were we discussing in our last class of discrete structures? नो, आई थिंक वैक्यूअस प्रूफ हमने कर लिए थे, एंड देन डायरेक्ट प्रूफ पे भी हमने बात कर ली थी. आई थिंक प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव पे भी हो गई थी हमारी बात. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन हो गया था, प्रूफ बाय केसेस नहीं हुआ था शायद. यस, यहाँ से हमने छोड़ दी बात और हमने कहा था इसके बाद हम बाद में करेंगे, आई थिंक. सो यहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं. प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई एम स्टिल नॉट श्योर कि प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन पे कितनी डिटेल में बात हुई थी. So, all right, so we were discussing that there are a lot of ways to prove something. We can show something if it is existing. We can give it give an example of that. We can show something that is supposed to happen if there is something, and then we can say there is something. For example, बारिश होगी जब बादल होंगे तभी बारिश होगी, ठीक है? सो अगर बारिश हो रही है तो आई कैन प्रूफ के बारिश हो रही है, बिकॉज आपने कहा था कि बादल होंगे तो बारिश होगी, अदरवाइज़ बारिश नहीं हो सकती, राइट? सो इस तरह के बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के. हम उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से काफ़ी हद तक जो तरीक़ेकार बोरो किया गया है वो उन रूल्स ऑफ इन्फेरेंस से किया गया है जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, या उससे पिछली क्लास में. सो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन की अगर हम बात करें तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन इज़ द वे ऑफ प्रूविंग समथिंग बाय अज्यूमिंग दैट इज़ फॉल्स. अगर मैं किसी चीज़ को प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ है यानी कि ट्रू है, तो मैं पहले अज्यूम करूँगा कि ये फॉल्स है.
और फिर मैं ये प्रूव करूँगा कि ये फॉल्स क्यों नहीं है। ठीक है। सो मैं अगर ये अज्यूम कर लूँ कि आप जो स्टेटमेंट कह रहे हैं वो फॉल्स है, और फिर जो है इसको फॉल्स ना होते हुए प्रूव करूँ, तो इसका मतलब है कि वी आर डूइंग इट, वी आर प्रूविंग समथिंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि टुडे इज़ वेडनेसडे। ठीक है। अब इस बात को प्रूव करने का एक तरीका तो ये है कि मैं ये कहूँ कि टुडे इज़ वेडनेसडे क्यों है, कोई इम्प्लीकेशन लेकर आऊँ इसकी, या कोई डायरेक्ट प्रूफ इसका दूँ। बट एक तरीका ये भी है कि मैं ये एज्यूम करूँ कि आज वेडनेसडे नहीं है, और फिर मैं ये प्रूव करूँ कि ये जो बात मैंने की है कि आज वेडनेसडे नहीं है, ये गलत है। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि आज वेडनेसडे नहीं है, और पहले मैं ये प्रूव करता हूँ कि देखें आज मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, इस तरह मैं सारे प्रूव कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मैंने ये प्रूव कर दिया कि आप जो बात कह रहे थे कि आज वेडनेसडे नहीं है, ये गलत है। क्योंकि आज मंडे भी नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे भी नहीं है, फ्राइडे भी नहीं है, सैटरडे संडे कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वेडनेसडे हुआ। सही है। तो आप कोई ऐसी चीज़ प्रूव करना चाह रहे हो जो कि आप जिसकी ट्रूथनेस आप प्रूव ना कर सक रहे हो, तो आप ये प्रूव कर दें कि वो गलत नहीं है। अगर आप सही प्रूव नहीं कर पा रहे तो आप ये प्रूव करते हैं कि वो गलत नहीं है। तो बेसिकली यू आर डूइंग द सेम थिंग। दिस इज़ कॉल्ड द वे ऑफ प्रूविंग समथिंग बाय कॉन्ट्रडिक्शन। एंड इसकी एग्जांपल एक दी गई है, लेकिन उसको आप फिर जाकर देख लीजिएगा। इट्स अ वेरी एलाबोरेट एग्जांपल विच विल ओनली बी अंडरस्टूड इफ़ यू लुक एट इट विद एन ओपन माइंड एंड नॉट समवन telling you what to do all the time like me. So the next type of proof is proof by cases. Proof by cases is proving something by dividing it into chunks. If you want to prove something, if you want to prove that for example this is statement, for example if you want to prove this statement is even, so you can also prove कि ये even क्यों है। या दूसरा तरीका ये है कि आप इसको फैक्टराइज करके आप कहें कि ये चूँकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, और क्योंकि ये इवन है और ये भी इवन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो है वो इवन है। सही है। सो इस तरह की कोई चीज़ अगर आप अप्लाई कर रहे होते हो, यानी कि एक चीज़ को केसेस में डिवाइड कर लेते हो कि ये दिस इज इट्स केस 1, दिस इज़ इट्स केस 2, एंड इफ़ केस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू, केस 2 इज़ ऑल्सो ट्रू, या उनकी ट्रूथनेस या फॉल्स होने की बेस के ऊपर आप कोई चीज़ अक्वायर कर सको, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रूव इट बाय केसेस, नॉट बाय एनी अदर डायरेक्ट प्रूफ। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि टुमारो इज़ पाकिस्तान डे। ठीक है। सो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि टुमारो एक दिन है और पाकिस्तान डे भी एक दिन है, और दोनों को एक दिन में होना चाहिए, और कल भी वही तारीख़ है और पाकिस्तान डे की भी वही तारीख़ है, तो बेसिकली मैं अलग अलग चीज़ों को प्रूव कर रहा हूँ। पाकिस्तान डे की मैंने अलग प्रूव किया क्या तारीख़ है, कब होता है, किसी दिन में होता है। कल को मैंने अलग प्रूव किया, और क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने दो केसेस को प्रूव कर दिया, विच मीन्स कि आपने टोटल जो स्टेटमेंट थी आपकी, आपने उसको प्रूव कर दिया। देन देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ प्रूफ्स ऑफ एक्विवेलेंस, एग्जिस्टेंस प्रूफ्स एंड यूनिकनेस प्रूफ्स। ये केसेस, ये जो प्रूफ्स हैं, ये थोड़े से डिफरेंट हैं उन प्रूफ्स से जो कि अभी हम देख रहे थे। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रूफ्स देखे हैं उनके अंदर एक मेजर हिस्सा जो है वो इम्प्लीकेशन का है। यहाँ पर देखें, इम्प्लीकेशन या इन्फेरेंस आप कह लें जिसको, इफ़ देन वाली बात कर रहे हैं हम काफ़ी जगहों पर, कि इफ़ दिस इज़ होल्डिंग देन दिस इज़ होल्डिंग, लाइक दिस इज़ योर इन्फेरेंस। इसी तरह हम तकरीबन हर जगह पर यही इन्फेरेंस को यूज़ करते हुए आए हैं। ठीक है। वैक्यूअस प्रूफ्स और ट्रिवियल प्रूफ में भी यही बात थी, इफ़ दिस इज़ दिस देन दिस इज़ दिस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग, प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस, एग्जिस्टेंस प्रूफ एंड यूनिकनेस प्रूफ, यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे तो हमें वो चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हमें चीज़ अपने माइंड से समझनी पड़ेगी, और फिर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले आते हैं प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस के ऊपर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस में आपको नज़र आ रहा है वो ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बाय कंडीशनल, नॉट जस्ट इम्प्लीकेशन। बाय कंडीशनल। अच्छा, बाय कंडीशनल होती क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ़, जो कि हम इसी लेक्चर में पीछे भी पढ़ते हुए आए हैं कि इफ़ पी ओनली हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्यू and if Q only happening because of P, so that means कि P and Q are biconditional, जिसको हम कहते हैं P and if and only if Q. What we are trying to say is that P is true
इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू। तो अगर मैं ये बात कहता हूँ ना कि P सिर्फ तभी ट्रू हो सकता है जब Q ट्रू हो, तो इसका मतलब ये भी है, इस बाय कंडीशनल में ये भी स्टेटमेंट आती है कि फिर Q भी सिर्फ तभी ट्रू होगा जब P ट्रू हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि इसी P और Q को एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ तो फिर वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। अगर मैं कहता हूँ कि P सिर्फ तभी होगा जब Q हो, तो अगर एक मिनट के लिए सोचें तो बेसिकली Q भी तभी होगा ना जब P हो। Q इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने ये कहा था कि P सिर्फ तभी होगा जब Q हो, तो Q तभी होगा जब P हो। इफ एंड ओनली इफ ये दोनों तरफ से काम करता है, P इफ एंड ओनली इफ Q इफ P। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इस चीज़ को मैं तोड़ सकता हूँ इन दो स्टेटमेंट्स में कि P देन Q भी होना चाहिए, एंड पे गौर करें, एंड Q देन P भी होना चाहिए। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है, P की वजह से Q होता है और Q की वजह से P होता है, तो आई कैन से दैट P इफ एंड ओनली इफ Q, या Q इफ एंड ओनली इफ P, बोथ वेज इट कैन वर्क, राइट। सो इफ़ एंड ओनली इफ़ की स्टेटमेंट को अगर मैं यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं इस तरह से प्रूव करना चाहूँ किसी चीज़ को कि आपने फॉर एग्जांपल इफ़ को प्रूव करना है, सॉरी, फॉर एग्जांपल आपने इस चीज़ को प्रूव करना है P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q, तो आप अगर ये कहो कि भाई बिकॉज दिस थिंग इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं कि P देन Q एंड Q देन P है, तो इसका मतलब है कि P बाय कंडीशनल Q भी है, क्योंकि इसका दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव समथिंग बाय इक्विवेलेंस। अगर आपको पता है कि एक सर्टेन चीज़ इक्वल है दूसरी चीज़ के, तो फिर आप उसको प्रूव कर दो और फिर दूसरी चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो जाएगी। हर केस में ये काम नहीं करता है ऑब्वियसली, बट ओनली इन द केसेस जहाँ पर एक चीज़ दूसरे के इक्वल हो। जैसे कि लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, कैन यू गाइस थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, कि आप इक्वल करें एक चीज़ को एक मुख्तलिफ चीज़ के, और फिर आप कहें कि अगर मैं उसको प्रूव कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि ये भी प्रूव हो गया। Anyone, please think of it and tell me. All right then, moving forward to another, इसी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, algebraic एग्जांपल है, you can look it up. Then there are existence proofs. Existence proofs are of two types. एक होता है कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ और एक होता है नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ। कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ एक ऐसा प्रूफ है जिसमें यू कैन एक्चुअली पॉइंट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग एंड से ओके दिस इज हियर, इट मीन्स दैट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, नाउ दिस इज एन एग्जाम्पल। इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ अ पेन, सो इट इज़ नोन टू बी ट्रू कि अ पेन लुक्स लाइक दिस, या आई हैव अ पेन। अगर मैं ये कहता हूँ आई हैव अ पेन और मैं अपनी जेब से आपको एक पेन निकाल कर देता हूँ जो कि मैंने ख़रीदा, तो इसका मतलब है कि आई एम शोइंग यू एन एग्जाम्पल, अ कंक्रीट एग्जाम्पल, एन एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ थिंग। तो उस चीज़ को मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सही है। So if there is some example of something that is known to be true and concrete, then that means you have proved something. But only if, but इस बात को ज़रा गौर कीजिए, इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये चीज़ जब प्रूव की जाती है तो ये सिर्फ उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही प्रूव होती है, सबके लिए प्रूव नहीं होती। ये नहीं है कि अगर मेरी जेब से एक पेन निकला है तो इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल हर जुबैर की पेन जेब से एक पेन निकलेगा और वो उसी का होगा। नो, आई जस्ट प्रूव्ड कि ये पेन मेरा है। आई डिडंट प्रूव कि ज़ुबैर की जेब से जब भी कोई पेन निकलेगा तो वो ज़ुबैर का ही होगा, या किसी भी ज़ुबैर नामी शख्स से आप पेन लेंगे तो वो उसी का होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सच अ प्रूव ओनली प्रूव्स अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू एंड फॉर सम विच सम्स, जिन सम ने आपको एग्जाम्पल दिखाई है।
It does not prove the statement for all such x. Similarly, a non-constructive existence proof also shows a statement of the form for some x p of x. ये भी for some x की ही बात करेगा. But it does not necessarily need to give a specific example of x. यहाँ पर जो नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ है इसके अंदर यू डोंट हैव टू गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट. सच अ प्रूफ यूजुअली प्रोसीड्स विद कंट्रडिक्शन. ये प्रूफ ज़्यादातर जो है वो निगेशन को प्रूफ कर रहा होता है, कंट्रडिक्शन को प्रूफ कर रहा होता है. सो अज्यूम दैट फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू. फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू. दैट मीन्स दैट फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू. ठीक है. तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि कुछ के लिए प्रूफ नहीं है ये चीज़, कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चीज़ नहीं है, जो कि जिनके पास ये चीज़ एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने ये प्रूव किया कि सबके पास नहीं है. ठीक है. सो ये दो एक ही बातें हैं लेकिन एक्चुअली ये चीज़ प्रूफ कर रही हैं. अगर मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ कुछ लोगों के पास है, ये पेन ज़ुबैर का जो है ये कुछ ज़ुबैर के हैं, ये सब ज़ुबैर के पास नहीं निकलेंगे आपके पास ये पेन. अगर मैं ये एग्जांपल प्रूव करना चाहता हूँ तो एक तरीका तो यही है कि मैंने एग्जांपल दिखाई कंस्ट्रक्टिव का एक्सिस्टेंस की. अब मैं अगर नॉन कंस्ट्रक्टिव पे आता हूँ तो अगर मैं ये प्रूव कर दूँ कि सब ज़ुबैर के पास पेन नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि कुछ के पास है. अभी मैंने वही बात प्रूव की है. तो अगर मैं सिर्फ ये कह दूँ, सिर्फ ये बता दूँ, कोई एक ऐसा ज़ुबैर दिखा दूँ जिसके पास पेन ना हो, तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि कुछ के पास होता है. ठीक है. सो हम अगेन बात वही एग्जिस्टेंस प्रूफ के थ्रू हम प्रूव कर रहे हैं, बट वी आर नॉट स्टार्टिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द ट्रूथनेस, वी आर स्टार्टिंग बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन. देन देयर इज यूनिकनेस प्रूफ. A uniqueness proof is used to show that a certain element, which can be specific or not, has a certain property. इसके दो पार्ट होते हैं इस प्रूफ के. इसमें भी वही तकरीबन चीज़ होती है कि यू आर प्रूविंग समथिंग ऑफ प्रूफिंग समथिंग एग्जिस्टिंग, यानी कि आप एग्जिस्टेंस प्रूफ दिखा रहे हो कि दिस थिंग इज एग्जिस्टिंग, विच मीन्स कि यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रूव फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स. तो पहला पार्ट तो इस प्रूफ का यही होता है कि आप प्रूव कर देते हो ये चीज़ बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टेंस प्रूफ that for some x p of x is true. But the next part is very very important for this uniqueness proof. और साथ ही साथ आप ये भी प्रूव करते हो कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए ट्रू है और किसी के लिए ट्रू नहीं है. राइट. जिस तरह से अभी यही पेन वाली अगर मैं एग्जांपल उठाता हूँ तो अभी मैंने ये प्रूव किया था एग्जिस्टेंस प्रूफ के थ्रू कि ये एक पेन है, ये ज़ुबैर के पास है. इसका मतलब है कि कुछ ज़ुबैर ऐसे हैं जिनके पास पेन होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास होगा, कुछ ज़ुबैर ऐसे हैं जिनके पास पेन होगा. लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं ये पेन मेरी जेब से निकला है तो मैं वो वाहिद ज़ुबैर हूँ जिसकी जेब से पेन निकलेगा, जिसके पास एक पेन होगा, तो इसका मतलब है कि यू आर एक्चुअली प्रूविंग यूनिकनेस. ठीक है. सो आपको ये प्रूव करने के लिए थोड़ा सा इसको टुगेदर अगर हम कर देंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे, तो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, आप इसको समझें इस पूरी स्टेटमेंट को. ये मैं आपके सामने रिसाइट कर रहा हूँ, लिखा हुआ है लेकिन इसको पढ़ना कैसे है ये आपको भी पता है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रिसाइट इट इन फ्रंट ऑफ यू इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड. फॉर सम एक्स दिस होल थिंग इज ट्रू. यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ब्रैकेट खत्म हो रहा है. फॉर सम एक्स this whole thing is true. What is true? P of x is true and this whole thing is also true. For some x, P of x is true and for all y, P of y is false if x is not equal to y. Reciting it again. For some x, P of x is true and for all y which is not equal to x, P of y is false. सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे x हैं जिनके लिए P of x ट्रू है, लेकिन साथ ही साथ एंड वो सब y जो कि x नहीं है उनके लिए ये फॉल्स है. हम ये नहीं कह रहे कि हो भी सकता है उनके पास हो या नहीं हो, नहीं, दिस इज यूनिक. P of x इज ही ट्रू होगा और कोई भी चीज़ जो कि x के बराबर नहीं है वो ट्रू नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड ए यूनिकनेस प्रूफ. Then there can be a counter example of something. If you want to prove something, there are some
some scenarios where we want to just disprove something, not just prove something. आपको कभी कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि यू जस्ट वांट टू डिसप्रूव समथिंग रादर देन आप प्रूव करें कि क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. सो समटाइम्स यू आर आस्क्ड टू डिसप्रूव अ स्टेटमेंट. इन सच अ सिचुएशन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव द निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट. ठीक है. तो आप बेसिकली एक निगेशन का, एक स्टेटमेंट की निगेशन प्रूव कर रहे होते हो. विद स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इट सफाइसेस टू गिव अ काउंटर एग्जाम्पल. अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो ना कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, या इसको डिसप्रूव करना चाहते हो, बेयर विद मी, अच्छी तरह समझिएगा. अगर मैं आप ये डिसप्रूव करना चाहते हो कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी कि डिसप्रूव का मतलब क्या होगा कि यू विल बी सेइंग कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू, विच मीन्स फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू. तो अगर मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, तो इसका मतलब है कि आई वॉन्ट टू डिसप्रूव कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू. तो अगर फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू को मैं डिसप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक काउंटर एग्जाम्पल की ज़रूरत है. अगर मैं कोई एक काउंटर एग्जाम्पल दे दूँ जो कि एक्स हो लेकिन पी ऑफ एक्स पे ट्रू ना बैठ रहा हो, तो इसका मतलब है कि ये सारी स्टेटमेंट गलत है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू, क्योंकि कोई एक एग्जाम्पल ऐसी है जिस पे नहीं बैठ रहा है ये पूरा. Because the existence of an element x for which p of x negation holds proves that for some x p of x is not true, which is a negation of for all x p of x. Negation of for all x p of x is always going to be for some x. Like for example here, if I want to disprove that n square plus n plus 1 is a prime number for all n greater than or equal to 1, a simple counter example is n equal to 4. अगर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि this thing is a prime number for all n greater than or equal to 1. Now remember, कौन कौन से numbers हैं जो कि greater than or equal to 1 है? Infinite numbers हैं. Now I cannot prove each and every number, right? So I will take a counter example and I will say n equal to 4. For example, n equal to 4. ये आपकी example पे पूरा उतर रहा है. n is greater than or equal to 1. 4 is greater than or equal to 1. Now 4 को अगर मैं इस वैल्यू में पुट करता हूँ तो I am getting 21. Now 21 can be partitioned into 3 into 7, which tells you that it is not a prime number. So the thing that you were saying that n square plus n plus 1 is a prime number for all n is greater than or equal to 1, this thing is false. We disproved this thing because there is one example of your universe of discourse which does not hold your statement. So we disproved your statement and we proved that for some this can be true but for not all this can be true. ये चीज़ हमने basically prove की है ना. It is not for all. Okay. सो इसी काउंटर एग्जाम्पल में ही हम बात करते हैं कि अगर आप काउंटर एग्जाम्पल को यूज़ क्यों कर रहे होते हो. जिस तरह से भी मैंने एग्जाम्पल ली कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो बहुत सारे हैं, बट आप इसमें सारे नंबर्स को, इनफाइनाइट नंबर्स को तो चेक नहीं कर सकते कि अच्छा देखें ये सब जो है वो प्राइम नंबर है. सो इट्स बेटर कि आप उसको डिसप्रूव कर दें एक काउंटर एग्जाम्पल दे के. अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलती तो इसका मतलब है आपने प्रूव कर दिया. ठीक है. ये वही सिचुएशन हो जाएगी कि अगर p q है तो इसका मतलब है p भी है. P देन Q वाली एक टोटोलॉजी हमने डिस्कस की थी पहले. बट अगर आप ये सारी चीज़ें प्रूव करने बैठ जाएंगे तो यू विल बी डूइंग एन एग्जॉस्टिव प्रूफ, यानी कि दिस विल नॉट यील्ड एनी रिजल्ट. अगर आपकी इनफाइनाइट सेट, अगर आपका सेट इनफाइनाइट है, अगर आपके जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं और आप उसको एक एक को लेकर प्रूव करना बैठ जाओ तो इट विल बी एन एग्जॉस्टिव प्रूफ. ऑब्वियसली यू विल प्रूव इट बट नॉट इन टाइम. इट विल बी एग्जॉस्टिव. एक्चुअली आप उसको प्रूव करने से पहले ही वफात पा जाएंगे, आपके नंबर्स ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है. इनफाइनाइट चीज़ों को जब हम प्रूव करने बैठ जाते हैं तो वी आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स एग्जॉस्टिव प्रूफ विच इज़ नॉट अ गुड वे. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू डिसप्रूव समथिंग इफ दैट इज़ ट्रू. अदरवाइज द अदर वेज आर देयर टू प्रूव समथिंग. डोंट गेट इनटू एग्जॉस्टिव प्रूफ्स. सो दिस इज़ अ वर्ड ऑफ कॉशन. काउंटर एग्जाम्पल्स कैन ओनली बी यूज टू डिसप्रूव यूनिवर्सली क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट. काउंटर एग्जाम्पल्स कभी भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती फॉर सम के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पर कहा था कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो मैंने इसको गलत साबित कर दिया, डिसप्रूव कर दिया कि नहीं एक नंबर है ऐसा, आप गलत कह रहे हैं, फॉर ऑल नहीं है. लेकिन अगर ये कहता फॉर सम,
तो फिर मैं इसको प्रूव नहीं कर सकता था, डिसप्रूव नहीं कर सकता था काउंटर एग्जाम्पल से, क्योंकि उसने कहा है फॉर सम। तो मैं 10 एग्जाम्पल्स भी अगर गलत ले आऊँ तो वो कहेगा हाँ मैंने ये थोड़ी कहा सब होंगे, मैंने तो ये कहा कि कुछ होंगे। तो मैं अगर 50 एग्जाम्पल्स भी ले आऊँ जो कि इसको डिसप्रूव कर दें, ये शख्स नहीं मानेगा क्योंकि उसने कहा है कि फॉर सम। सो काउंटर एग्जाम्पल्स हमेशा यूज़ की जाती हैं टू इन ऑर्डर टू डिसप्रूव यूनिवर्सल क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट, यूनिवर्सल क्वान्टिफायर जहाँ पर यूज़ हुआ हो। देन देर आर सम प्रूफ स्ट्रेटजीज. These strategies are for people who want to prove things and who want to learn things, not just want to remind things, remember things. So कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप कोई चीज़ प्रूव करने बैठो तो आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है. इफ़ देयर वर अ सिंगल स्ट्रेटजी दैट ऑलवेज वर्क फॉर प्रूव्स, मैथमेटिक्स वुड बी ईजी. अगर सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती ना कि मैथमेटिक्स के किस तरह से प्रूव किया जाता है तो मैथमेटिक्स आसान होती, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी आसान होती, यानी कि डिस्क्रीट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें, बिकॉज एवरीथिंग वुड हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रीट अगर एक ही तरीका होता है हर चीज़ को प्रूव करने का. लेकिन देयर आर मैनी वेज टू प्रूव समथिंग. इसका मतलब है कि वी हैव टू नो कि विच वन इज़ गुड, विच वन इज़ बैड, विच वन इज़ गुड फॉर सम स्टेटमेंट्स, विच वन इज़ गुड फॉर बैड फॉर सम स्टेटमेंट्स. सो द बेस्ट एडवाइस are the follows. I want you to read those in your own senses and then I will ask you something regarding that. So read it, take a minute, take a couple of minutes and then read it, and then I will ask you and discuss something with you. Right, do you want anything to add? Anything to just reassure me? बात समझ आ गई है या नहीं? कि ओके हसान सलीम पूछ रहे हैं कि कहाँ गया ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है. तो आई थिंक हम लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर रहे थे जब हमने फैलेसीज डिस्कस की थी ना, तब हमने ये बात की थी. आई थिंक इतनी डिटेल में हम नहीं गए थे बिकॉज वी वर जस्ट एंडिंग द क्लास. मैं दोबारा चला जाता हूँ फैलेसीज के ऊपर बिकॉज फैलेसीज का एक अच्छा रिलेशनशिप है इस आखिरी स्टेटमेंट के साथ जो कि अभी मैंने आपको कहा. अच्छा फैलेसीज पता है क्या होती हैं? फैलेसीज हमने ये कहा था कि फैलेसीज कुछ इस तरह की टोटोलॉजीज़ हैं जो कि एक्चुअली ट्रू होती हैं लेकिन वो उनका यूजेज उस तरह से नहीं किया जा सकता. ठीक है, फॉर एग्जांपल. अच्छा फैलेसीज का मतलब ऐसा है कि जो अगर हम डिक्शनरी की मीनिंग में जाएं तो इट मीन्स कि समथिंग दैट लुक्स ओके बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. ठीक है, सो फैलेसीज हम जब क्रिएट कर रहे होते हैं जब हमें कोई चीज़ दिखने में सही लग रही होती है, हमें लग रहा होता है कि ओके वी आर डूइंग इट करेक्टली बट एक्चुअली वी वर डूइंग इट रॉन्ग. सो द मोस्ट कॉमन नोन फैलेसीज आर दीज थ्री थिंग्स, जिसमें एक सर्कुलर रीजनिंग भी है. नंबर फर्स्ट फैलेसी इज़ दैट क्यू एंड पी देन क्यू देन पी. ये एक टोटोलॉजी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी. बट द थिंग इज़ कि उस टोटोलॉजी के अंदर यहाँ पर पी नहीं बल्कि क्यू है. ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है? बल्कि यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ पर है. आई डोंट रिमेंबर कहाँ पर था बट ओके आगे आ जाएगा तो हम देख लेंगे. बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर सेइंग, अंडरस्टैंड इट विद मी, अगर आप कह रहे हैं कि पी देन क्यू है यानी कि पी होगा तो क्यू होगा और साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि क्यू है तो इसका मतलब है कि पी हुआ, विच इज़ रॉन्ग. ऐसा लाजमी नहीं है कि क्यू सिर्फ तभी होगा जब पी होगा. आपने कहा पी होगा तो क्यू होगा, आपने ये नहीं कहा कि क्यू सिर्फ तभी होगा जब पी होगा. तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि क्यू है तो इसका मतलब है कि पी भी है? नहीं, पी नहीं है. हो सकता है कि क्यू वैसे ही हो, पी ना हो. क्यू हो सकता है वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा हो विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पी. तो ये बात तो ठीक है कि पी होगा तो क्यू होगा, लेकिन सिर्फ क्यू के होने पे आप ये नहीं कह सकते कि पी भी है. तो ये चीज़ एक थोड़ी सी गलत है. आप ये कह सकते हैं कि अगर पी है तो फिर क्यू हो सकता है. आप ये नहीं कह सकते कि पी इसलिए है क्योंकि क्यू है. नो, दिस इज़ नॉट द स्टेटमेंट. ये एक कॉमन मिस्टेक है. सेकंड वन इज़ कॉल्ड डिनाइंग द हाइपोथेसिस. अगर आप यही स्टेटमेंट उठाते हैं पी देन क्यू और अगर आप ये कहते हैं कि पी नहीं है तो इसका मतलब है कि क्यू भी नहीं है. बट अगेन दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज आपने कहा था पी होगा तो क्यू होगा. आपने ये थोड़ी कहा था कि पी नहीं होगा तो क्यू भी नहीं होगा. क्यू वैसे भी तो एग्जिस्ट कर सकता है, वही गलती जो ऊपर कर रहे थे हम. क्यू होगा पी होने से, लेकिन लाजमी नहीं है क्यू सिर्फ तभी हो जब पी ही हो. तो नॉट पी इस बात की दलील नहीं है कि क्यू भी नहीं है.
क्यों वैसे हो सकता है, तो ये भी एक गलती है। और तीसरी चीज़ है सर्कुलर रीजनिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कई जगहों पर हम काफ़ी लंबा चौड़ा प्रूफ करना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम सर्कुलर रीजनिंग कर रहे होते हैं। एक चीज़ जो कि ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आप वो दोबारा कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग इट। भाई आपने कहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, आपने अच्छी बात की, आपने उसको क्या कहते हैं फैक्टर कर दिया, ओके। नाउ एक्स इंटू एक्स को भी आपने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया बायनोमियल एक्सप्रेशन में, फिर उसको भी आपने एक्सप्रेशन, आप इस अंदाजे से चल रहे हैं कि कुछ नज़र आएगा लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक ही चीज़ को दूसरे तरीक़ों से लिखते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर वही चीज़ है एक्स इंटू एक्स, आपने कोई नया काम नहीं किया। एक्स इंटू एक्स को अगर आपने लिख दिया एक्स इज एडिड एक्स टाइम्स, कोई नया काम नहीं किया। फिर आपने बायनोमियल एक्सप्रेशन लगा दी, कोई नया काम नहीं किया। आप कोई नया काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने 3-4 काम कर दिए, लेकिन एक्चुअली कोई चीज़ प्रूफ भी नहीं हुई और आपका प्रूफ आगे भी नहीं बढ़ा, आप एक ही चीज़ पे घूमते जा रहे हैं। सो ये काम भी एक्चुअली कर रहे होते हैं जब आप प्रूफ करने बैठ जाते हो कोई चीज़। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हो रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड फैलेसीज। और ये एक्चुअली वो चीज़ है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है जो कि टोटोलॉजी है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है जो कि टोटोलॉजी है, ये उसकी फैलेसी है, ठीक है। सी एक्चुअल पी अगर है तो हम कह सकते हैं कि क्यू है, हम ये नहीं कह सकते कि क्यू है तो फिर पी भी होगा। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि क्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि पी भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि पी नहीं है तो इसका मतलब क्यू भी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि एक्चुअली कंफ्यूज कर रही होती हैं कॉमनली प्रूफ जब हम करने बैठ जाते हैं। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने ये भी कहा था कि भाई ए इक्वल टू बी में इस स्टेटमेंट को लेकर चलता हूँ, 2 इक्वल टू 1 आ जाता है। क्यों आ जाता है? बिकॉज देयर आर सम फैलेसीज। कोई एक ऐसी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर की है जो कि दिखने में सही लग रही है मुझे, लेकिन एक्चुअली सही नहीं है, जबकि एक्चुअली ये काम सही हो रहा है सारा का सारा, लेकिन एक्चुअली रिजल्ट 2 इक्वल टू 1 गलत आ रहा है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एडवाइस है, जो कि एक प्रूफ अगर आप करने बैठे हैं तो उसको जहन में रखें। एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है इसमें कि पीकिंग नहीं होनी चाहिए। भाई वलीद पूछ रहे पीकिंग का मतलब क्या है? पीक का मतलब ये होता है कि झांकना, झांकें नहीं कहीं पर भी। झांकने का मतलब ये है कि आप अगर कोई प्रूफ कर रहे हैं तो वो अपने बेस के ऊपर करें, ये ना करें कि अच्छा थोड़ा सा मैं वहाँ पर देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है ए इक्वल टू बी था, ठीक है, अब उससे आपने प्रूफ स्टार्ट कर दिया। तो पीकिंग हमने नहीं करनी है। अगर आप पीक करते भी हैं, यानी कि आप झांकते भी हैं कहीं पर, आपने पूरे अपने रफ वर्क किया हुआ है या कोई आपने स्लाइड खोली हुई है और आपने वहाँ से थोड़ा सा देख के अच्छा ठीक है मैं ये वे इस्तेमाल कर लेता हूँ, कॉन्ट्रापॉजिटिव ये होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर तो दी ये चीज़, लेकिन एक्चुअली खुद से प्रूव नहीं की है। यानी कि अगर आप जो प्रूव कर रहे हैं आपको ही झांकने की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर जो बंदा आपके प्रूफ को देखेगा वो आपको आपकी बात कैसे समझ पाएगा? सो इट्स बेटर कि आप अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें समझें और अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें करें, अपने आप को चैलेंज करें कि आप क्या ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर पाते हैं तो फिर इट्स बेटर, आप एक अच्छे तरीके से, एक फार्मूलेटेड तरीके से उसको प्रूव कर रहे होंगे। सो इट्स बेटर टू प्रैक्टिस ऑलवेज। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ट्रूथ टेबल्स नहीं बनाएंगे, आप उठाकर एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे और फिर उसको प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरह से मैंने अभी असाइनमेंट में भी एक एग्जाम्पल आपको दी थी कि भाई अगर ऊपर वाली 4-5 स्टेटमेंट सही हैं तो फिर क्या दूसरी स्टेटमेंट सही होगी या नहीं? अगर आप ये कहते हैं कि ये है और ये नहीं है और ये होने से ये होगा फला फला, इस तरह के आपने पूरा सिनेरियो अगर बना दिया तो कैन यू कंक्लूड समथिंग और नॉट, कैन यू प्रूव समथिंग और नॉट? सो यू विल हैव टू यूज सम ऑफ द टोटोलॉजीज, सम ऑफ द रूल्स, सम ऑफ द प्रूफिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. So this was how you can prove something. It is very good. It is a kind of like mandatory. If you go to the book of Rosen, start the chapter of proofs, because now these things are fresh in your mind. So start the book of Rosen, go to the exercises and do all the exercises that we have discussed. यानी कि जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करें। बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो कि हमने डिस्कस नहीं की हैं, बिकॉज दैट इज़ अ बुक, दैट इज़ नॉट अ स्लाइड, एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ मिलियन मोर थिंग्स इन द बुक, बट एटलीस्ट डू दी एक्सरसाइजेज दैट देयर आर रिलेटेड टू स्ट्रेटजीज एंड प्रूफ्स, नॉट जस्ट कि व्हाट इज़ अ प्रूफ और इस तरह की चीज़ें, बट एक्सरसाइज करें, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स उठाएँ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें. So that was about proof. The next topic we are going to start today and hopefully end today as well is a very well-known what do you call it, topic for you,
and that is of sets. So you already know what sets are, so we will not do much we will not spend much time on it. This is why I am going to start this lecture in today's class, and I am going to end this lecture in today's class as well. So we are going to start sets. So we all know what sets are. Sets हम सब ने पढ़े हुए हैं. Is that right? वी ऑल नो कि सेट्स होते क्या हैं. देर आर सेट्स, उसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं, फिर उसके सब सेट्स होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं सेट्स के अंदर. उसके ऑपरेशंस होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी शायद जो कि आपने या तो पढ़ी नहीं होंगी या फिर आपके जहन से निकल गई होंगी. तो कुछ चीज़ों को हम डिटेल कर लेंगे, अदरवाइज सब चीज़ों की डिटेल में हम नहीं जाएंगे. सो सेट्स, लेट्स स्टार्ट. What is the definition of set? A set is an unordered collection of unique objects. ये जो दोनों चीज़ें अंडरलाइन हुई हुई हैं डेफिनेशन में, इनको हटाकर एक मिनट के लिए पढ़ें तो that is the definition of set. What is a set? A set is a collection of objects. Collection of object को हम set कहते हैं. लेकिन एक मैथमेटिकल सेट, यानी कि जिस सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सेट की अगर एग्जांपल को हम लें, इस सेट की डेफिनेशन को अगर लें, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वो कलेक्शन अनऑर्डर्ड हो. अनऑर्डर्ड मतलब ये है कि उसमें ऑर्डर का ख्याल ना रखा जा रहा हो. आप ये ना कहें कि 3 के बाद आपने 2 क्यों लिख दिया, या 2 के बाद आपने A क्यों लिख दिया. नो, अनऑर्डर्ड है और यूनिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. ऑब्जेक्ट्स रिपीट नहीं होने चाहिए. अगर रिपीट हो भी रहे हैं तब भी हम उनको एक ही कंसिडर करेंगे. हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि सेट के अंदर इतने ज़्यादा मेंबर्स हो गए. नो, दे विल बी यूनिक ऑब्जेक्ट्स. सो वी ऑलरेडी हैव इम्प्लिसिटली डेल्ट विद सम सेट्स एंड टीचर्स की. हमने प्रूफ्स के अंदर हम बात कर रहे थे, काफ़ी रैशनल्स की बात की, नेचुरल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, इवन नंबर्स की. वी विल डेवलप मोर फुल्ली डेफिनेशंस ऑफ सेट की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की, ऑपरेशंस क्या होते हैं सेट्स की, इनके ऊपर बात करेंगे. Sets are fundamental discrete structures and for the basis of more complex discrete structures like graph. Remember that sets are not just set. हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो because I think कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं set, तो it is one of the most easiest chapters. So a lot of misconception happens in bachelors when students come and say okay sets तो बहुत आसान है और उनके कोई application नहीं है. But no, सेट्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंसेज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर जगह है. और सेट्स के तमाम ऑपरेशंस और ये सारी चीज़ें एक्चुअली बेसिस हैं आगे जाकर एक मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की, जिस तरह ग्राफ्स हो गए. आप जो मैट्रिसेस यूज़ करते हैं ना, अब मैट्रिसेस आपने देखा होगा कि मैट्रिसेस आर काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड अलजबरा. मैट्रिक्स अलजबरा जब आप इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मैट्रिक्स की डिवीजन वगैरह करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो यू नो कि ओके दिस इज़ अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट द होल बेसिस ऑफ मैट्रिसेस आर ऑन सेट्स. Similarly, the whole basis of graphs are on sets, and graph is a very important tool in computer sciences and software engineering, because graphs is the basis for all of your internet, for all of your computer related needs. So sets are basis, but it's better कि sets के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा कमांड हो कि जब आप ग्राफ से इस तरह की चीज़ें डिस्कस कर रहे हों, तब हम सिर्फ रेफ़र करें एक चीज़ को और आपको चीज़ समझ में आ जाए. ठीक है, तो वो आपको अलग से याद ना करनी पड़े, इतनी आपको कमांड होनी चाहिए सेट्स के ऊपर. सो द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड मेंबर्स of a set. A set is said to contain its element. What is the notation used for if a certain element is a member of a set? What is the notation used for that? This notation. This sign is called epsilon. EBSILON. Epsilon. I don't know if it's Greek or Latin or whatever. So X epsilon A is read as X is a member of A. और अगर इसी एप्सिलॉन के ऊपर आप लाइन लगा दें तो इट मीन्स यू आर सेइंग एक्स इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए. whenever you are writing the name of a set, it is going to be in the capital letters, otherwise we will consider that as a member of set. So if you are writing the name of a set, the whole set, if you are referring to the whole set, it is better that you write it in capital letters. So there are some terminologies. Two sets A and B, sorry yes, two sets A and B are equal
दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे? हम जब इक्वल कहेंगे इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स हों तो हम कहेंगे कि दीज आर इक्वल। और हम इक्वल को किस तरह से शो करते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू बी। हियर इफ यू फॉलो माय कर्सर, ए इक्वल्स टू बी। So for example, this set is equal to this. Why? Because a set is unordered. ये इसके बराबर क्यों है? क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स सेम है। इसमें 2 है, इसमें भी है, 3 है, इसमें भी है, 5 है, इसमें भी है, 7 है, इसमें भी है। इसमें जो चीज़ें हैं वो इसमें भी हैं, दोनों इक्वल हैं। इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें ना हो, और इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें ना हो, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। सो 2 3 5 7 इज इक्वल टू 3 2 5 7 बिकॉज सेट अनऑर्डर्ड होता है। सिमिलरली 2 3 5 7 इज ऑलवेज इक्वल टू दिस थिंग एज वेल। अब दिखने में ये चीज़ें इक्वल नहीं लग रही, लेकिन सेट्स की ज़बान में ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, क्योंकि सेट की डेफिनेशन यही है कि उसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर आपने एक से ज़्यादा एलिमेंट लिख दिए तो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज जस्ट 2, वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस एज जस्ट 3। बेशक आपने 4 दफ़ा लिख दिया हो 3, वी आर कंसिडरिंग दिस एज 5, यानी कि इसके अंदर 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, दैट्स इट। और इसके अंदर भी 2 3 5 7 है, विच मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल बिकॉज सेट कंसिडर्स यूनिक एलिमेंट्स। हाउएवर 2 3 5 7 इज़ नॉट इक्वल टू 2 3, ये इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। बेशक इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हों, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। दोनों के इस एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए हम इनको इक्वल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मल्टी सेट? अ मल्टी सेट, जिस तरह से अभी हमने ये देखा ना, मल्टी सेट, ये एक मल्टी सेट है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर आपके मेंबर्स की अकरेंस एक से ज़्यादा हो और उनकी अकरेंस आप उनके साथ लिख दो। अकरेंस का मतलब है कि वो कितनी दफ़ा आ रहे हैं। सो अगर आप एक सेट के अंदर ये लिखते हो कि भाई 5.1, तो इसका मतलब है 5 एक दफ़ा है। फिर आप लिखते हो 3.2, तो इसका मतलब है 3 जो है वो 2 दफ़ा है, राइट? सो M1 occurs A times, M2 occurs A2 times, MR occurs AR times। आपके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर वो एक से ज़्यादा दफ़ा या एक दफ़ा आ रहे हैं और आप उनका टाइम्स शो कर दो कि कितनी दफ़ा आ रहा है एक एलिमेंट, तो आप इस सेट डेफिनेशन को कह देते हो दिस इज़ द मल्टी सेट। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंसेज बिकॉज इन डेटाबेस वी डिस्टिंग्विश अ सेट एंड अ बैग। सेट को हम कहते हैं कि एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी होती हैं कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जहाँ पर हमें रिपीटेड एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब आप रिपीटेड एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हो डेटाबेसिस के अंदर, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, तो हम उसको बैग कहते हैं, उसको सेट नहीं कहते हैं, ताकि हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकें कि भाई सेट अगर होता तो उसमें 2 एलिमेंट थोड़ी होते हैं, उसको फिर बैग कहना शुरू हो जाता है। So this is called a multi-set where you write the name of a member of the set and then the number of times that member is occurring. Then there is set builder notation, another notation, another way of defining or writing a set. For example, this is the definition of set O. This is the definition of set O. What is it saying? I'm going to recite it and you already know that. I'm going to recite it and it will be remembered in your brains hopefully. That set O is equal to x, यानी कि every x is in set O if, यानी कि such that O contains x such that x is a member of integer. For example, अगर मैं यहीं पर सेट को ख़त्म कर देता तो इसका मतलब ये होता कि O के अंदर, सेट O के अंदर x है अगर वो इंटीजर का एलिमेंट है, तो इस सेट के अंदर क्या हो जाता, बेसिकली सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। बट नो, वी आर नॉट सेइंग कि सच दैट x इज़ अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स, वी आर सेइंग इन कंजंक्शन विथ, हम और भी एक बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं x इज़ अ मेंबर ऑफ इंटीजर्स एंड x शुड बी इक्वल टू 2k। ऐसा x आएगा जो कि किसी के से 2 मल्टीप्लाई होने से आए, फॉर सम k मेंबर ऑफ z, विच मीन्स कि x इक्वल टू 2k होगा और वो इंटीजर होगा तभी वो इस सेट में आ सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि जिस k की आप बात कर रहे हो वो भी इंटीजर हो। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेट ऑफ इवन नंबर्स।
कौन कौन से नंबर्स आते हैं इवन नंबर्स के अंदर? एवरी नंबर, कोई भी नंबर आ सकता है, एक्स आ सकता है, अगर वो एक्स इंटीजर से रिलेटेड हो, इंटीजर के सेट में से हो, और साथ ही साथ उस एक्स को मैं शो कर सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई होते हुए फॉर सम इंटीजर के। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ 2 की, तो क्या 2 इस सेट में आएगा? यस आएगा, बिकॉज आई कैन शो 2 एज 2 into 1 एंड 1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सिमिलरली क्या इसमें 16 आएगा? यस, बिकॉज 16 इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर, एंड साथ ही साथ आई कैन शो 16 एज 2 into 8 बिकॉज 8 इज एन इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली क्या इसमें 13 आएगा? सो यस और नो को हम देखते हैं, क्या 13 आ सकता है या नहीं? 13 इंटीजर है, ओके, बट क्या मैं 13 को 2k के तौर पर शो कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू फॉर सम k मेंबर ऑफ z? क्या कोई ऐसा इंटीजर मैं उठा सकता हूँ कि जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13 आए? तो द आंसर इज नो। सो इफ देर इज नो इंटीजर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड यील्ड 13, सो इन दिस सिचुएशन आई विल से कि ओके 13 नहीं आएगा आपके इस सेट में। So this is how you can write some sets. This is a very useful tool. Set builder notation is a very useful tool to write infinite sets. जो सेट्स आपके इनफाइनाइट होते हैं तो उनको राइट करने, उनको लिखने के लिए ये एक बहुत यूज़फुल तरीका है, बिकॉज आपने ये सेट पूरा का पूरा लिख दिया। बट अगर आप इस सेट को एक नंबर बाय नंबर लिखना चाहते तो ऑब्वियसली ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। सो इट इज़ रेड एज, कैसे पढ़ा जाएगा इसको? 0 इज़ द सेट दैट कंटेन्स ऑल एक्स, यहाँ तक बात हो गई है, such that x is an integer, and now this whole thing is the definition of even numbers. So it's only saying that O is the set that contains all x such that x is an integer and x is an even number. So we can say that this is a member of set O. A set is defined in intension. अच्छा, सेट को, सेट बिल्डर नोटेशन या सेट को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर नोटेशन है और एक दूसरा कॉमन तरीका है। इन दोनों को लिखने के, इन दोनों को डिफाइन करने के दो वर्ड्स यूज़ होते हैं। एक होता है कि अगर सेट आपने इंटेंशन में डिफाइन किया है। इंटेंशन में डिफाइन करने का मतलब ये है कि आपने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है, यानी कि आपने लॉजिकली उसकी स्टेटमेंट्स लिख दी है कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आएंगे, तो इसका मतलब है कि यू हैव डिफाइंड द सेट इन इंटेंशन। और अगर आप उसके सारे मेंबर्स लिख देते हैं 0 2 4 6 सेट सारे अगर आप लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि यू हैव डिफाइंड द सेट इन एक्सटेंशन। सो ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि यूज़ होती हैं। देन देयर इज वेन डायग्राम, अ वेरी पावरफुल टूल टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ सेट यू, यानी कि ये जो पूरा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा बॉक्स किस सेट का है? दिस इज सेट यू। एक सेट है जिसका नाम है यू। इसको बेसिकली यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इस वर्ड के सारे एलिमेंट्स इस यू के अंदर हैं। इस यू से बाहर जो चीज़ है वो तो यू में नहीं है, और वो आप उसकी आप बात भी नहीं कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा सेट है वो यू है। इस बॉक्स की आप बात कर रहे हैं, इस बॉक्स को आपने नाम दे दिया है यू। अब इस बॉक्स में सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इन सर्कल्स को एक मिनट के लिए छोड़ें, बिकॉज दिस सर्कल्स आर 3 अदर सेट्स ए बी एंड सी। एक मिनट के लिए अगर मैं इन तीनों सर्कल्स को छोड़ देता हूँ, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक मिनट, फॉर एग्जांपल मैं ये वेन डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। सो दिस इज़ इन कैपिटल, तो आई एम एक्चुअली सेइंग कि दिस बॉक्स इज एक्चुअली कॉल्ड यू, विच मीन्स के दिस बॉक्स इज़ अ सेट दैट इज़ कॉल्ड यू। अब इस यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे ए बी सी डी ई एफ, ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। बट नाउ व्हेन आई से कि ओके एक सेट है जिसका नाम है ए, मैं एक और सेट बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ए। नाउ दिस इज़ योर सेट ए। अब इस सेट ए के अंदर कौन सा एलिमेंट आ गए? ए और बी। ये दो ए और बी जो हैं वो सेट ए के अंदर है। सिमिलरली मैं एक और सेट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ओके दिस इज़ योर अनदर सेट, और इसको मैं नाम दे देता हूँ से बी का। एक और सेट आ गया। अब सेट बी के अंदर क्या क्या है? बी भी है और एफ भी है। सिमिलरली मैं एक और सेट बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ओके दिस इज़ अनदर सेट। ठीक है,
और इसको मैं नाम दे देता हूँ C. So this is how you make a Venn diagram to represent the members of a set and the relationship between them. So अब हुआ क्या है, अब यूनिवर्सल सेट जो U सेट है इसके अंदर तो सब हैं, ABCDEF सब हैं, बट सेट A के अंदर सिर्फ A और B है, लेकिन B एक ऐसा एलिमेंट है जो कि A में भी है और B में भी है. सिमिलरली B C के अंदर भी आ रहा है. सिमिलरली C के अंदर A भी है, B भी है और C भी है, बट C सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ C सेट के अंदर है और किसी सेट में नहीं है. So this is how you can show a Venn diagram. Similarly here, तो यहाँ पर सिर्फ A एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है सिर्फ, लेकिन उसके अलावा सारे जो हैं वो किसी ना किसी दूसरे सेट का भी हिस्सा है. जैसे X A का भी हिस्सा है, Y A का भी हिस्सा है और B का भी हिस्सा है, Z A B C तीनों का हिस्सा है, और साथ ही साथ ऑब्वियसली U का भी हिस्सा है क्योंकि वो उसी के बॉक्स में है. ठीक है. So this is how you can represent sets in by using a Venn diagram. अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं. एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट. उसको यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है इस साइन से जिसको कहा जाता है फाई. फाई साइन से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली वी आर रिप्रेजेंटिंग, फॉर एग्जांपल दिस इज योर फाई साइन. Can I copy paste it in Notepad or not? I don't think so. Let's try it. Nope. So for example this is your phi. कि this is your empty set. अच्छा, empty set को डिनोट करने का एक और तरीका भी है कि आप सेट डिनोट करें लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट ना रखें. ठीक है, इसको नल सेट भी कहा जाता है. अब एक सिंगलटन सेट होता है. सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो. इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. अच्छा, एक जो कॉमन मिसकंसेप्शन हो जाती है वो ये है कि अगर मैं ये लिख देता हूँ, यानी कि एक सेट लिखा और उसके अंदर मैंने एम्प्टी सेट लिख दिया, तो इसका मतलब बेसिकली ये एम्प्टी सेट ना हुआ. ये एक एम्प्टी सेट है जो कि मैंने सेलेक्ट किया है, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक सेट एग्जिस्ट कर रहा है. इसको लिखना दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूँ तो दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू दिस थिंग. तो ये जो पूरा सेट है ये एक एम्प्टी सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक सेट है. बेशक वो सेट एम्प्टी हो लेकिन ये सेट एम्प्टी नहीं है, ये सेट एम्प्टी है. तो ये एक सिंगलटन सेट हुआ जो मैंने सेलेक्ट किया है अभी क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, लेकिन ये एक एम्प्टी सेट है. सिमिलरली अगर मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूँ तो आपसे मैं जवाब चाह रहा हूँ, चैट रूम के ऊपर ज़रा अपने हाथ रखिएगा और मुझे बताएं कि अगर मैं ये सेट लिखता हूँ तो क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है. ये कौन सा सेट है, सिंगलटन है या एम्प्टी है? सिंगलटन सेट है या एम्प्टी है, जल्दी बताएं. अच्छा, वलीद कह रहे हैं सिंगलटन है. क्यों नहीं, क्यों है सिंगलटन? ये सिंगलटन की डेफिनेशन तो ये होती है कि उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो. इसके अंदर तो 6 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं. गुड, अहमद सादिया इज करेक्ट. शी इज सेइंग कि दोनों ही नहीं है. हसान सलीम भी यही कह रहे हैं दोनों ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं. बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, अब ये कौन सा एलिमेंट है, अब ये कौन सा सेट है? गुड, अब ये सिंगलटन सेट है क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज दिस. अब ये सेट एम्प्टी भी हो सकता है, इसके अंदर 10,000 एलिमेंट हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस होल सेट दिस इज अ सिंगलटन सेट क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है. ठीक है. सो सिंगल टर्न नहीं, सिंगलटन सेट होता है. सिंगलटन यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कहीं पे, दिस इज सिंगलटन. सो ये चीज़ इक्वल नहीं होती है इसकी. ये एक सिंगलटन सेट है जबकि ये चीज़ एक एम्प्टी सेट है. ओके, मूविंग ऑन. सबसेट. सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो कि एक सेट का, अच्छा सब का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं ना, सब, तो ये हम कब यूज़ कर रहे होते हैं? किसी के पास कोई अच्छी डेफिनेशन है इस वर्ड की, सब की, जब हम सब यूज़ कर रहे होते हैं? नो वन, नो वन. सब का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं बेसिकली हम ये बताना चाह रहे होते हैं कि इफ़ समथिंग इज़ अ सब ऑफ समथिंग देन दैट मीन्स कि जो चीज़ सब है वो एक छोटा पार्ट है एक्चुअल बड़ी चीज़ का. राइट. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं. नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द नेम ऑफ योर टॉपिक ऑफ योर डिग्री. ठीक है.
but you are not only going to study software engineering, right? There are some subtopics of your degree as well which are known as courses. ठीक है, आपके एक डिग्री का एक सब टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कैलकुलस एक सब टॉपिक है, मल्टीवेरिएटिव कैलकुलस एक सब टॉपिक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एक सब टॉपिक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि आपने पढ़ने हैं. अच्छा, इन सब टॉपिक्स में भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि उनसे भी छोटे हैं. फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये है कि सब टॉपिक है आपकी डिग्री का, लेकिन उस डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के भी सब टॉपिक्स हैं. For example, proof is a subtopic of discrete structure and then set is a subtopic of discrete structure. So सब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो we are talking about something that is a tiny part of a bigger thing, right? So A is said to be a subset. सबसेट किसी सेट का तभी होगा जब एक बड़ा सेट हो और उसमें से कुछ मेंबर्स का एक अलग सेट बना दिया वो आपने. A set is said to be a subset of B. अच्छा, इसको हम लिखते हैं इस तरह से, A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. बात खत्म. Which means that we are saying कि अगर एक सेट हमारे पास है A, let's call it like this is the set A, and there is a set B, let's call it this. So here I can say that A is a subset of B. A is a tiny part of a bigger set B. A is a subset of B only if and only if every element of A is a member of B. क्या 5 है मेंबर B का? यस. क्या 7 है? यस. क्या 8 है? यस. इसके अलावा जो भी हो हमें उससे गर्ज नहीं है. Every element of A should be a member of B. Then I can say that A is a subset of B. बट वॉट आई कांट से इज दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए. ये मैं नहीं कह सकता. क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में नहीं है. अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में होते तो मैं कह देता कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बट दैट इज नॉट ट्रू. सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि क्या ए बी का सबसेट है, बताएं जल्दी से, क्या ए बी का सबसेट है? राइट, यस. क्योंकि बाय डेफिनेशन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है. सिमिलरली द अदर थिंग इज ऑलवेज ट्रू, ऑल्सो ट्रू इन दिस सिनेरियो, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए. 5 8 7 यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स भी चूंकि ए में हैं, इसलिए बी भी सबसेट है ए का. और यही बात इक्विवेलेंसी की शर्त होती है. अगर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ए बी का सबसेट है और साथ ही साथ बी सबसेट है ए का, तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी. एक तो डेफिनेशन ये है कि इक्वलेंसी तब होगी, ए सेट बी के बराबर तब होगा जब दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो. अब दोनों के एलिमेंट्स इक्वल को मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ अब यूजिंग सबसेट. इज दैट कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो मैं कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी. राइट. या इसको अगर मैं लॉजिकल नोटेशन में लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, एस लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, या इफ नहीं लिखते हैं हम, सिर्फ इम्प्लीकेशन को यूज करेंगे. ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी. दिस इज द लॉजिकल नोटेशन ऑफ दैट. ठीक है. सो अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी. नाउ रिमेंबर दैट दिस इज अगेन इम्प्लीकेशन, इन्फेरेंस. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ए इक्वल टू बी सिर्फ तभी होगा जब ये हो सकता है किसी और सिचुएशन में भी हो, बट ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू बी. ठीक है. नो, वलीद अहमद आपने सवाल किया, इसका जवाब नो है. इसके ऊपर आता हूँ मैं थोड़ी देर में दोबारा. सो अगर मैं इसको लॉजिकल नोटेशन में लिखता हूँ ना कि सबसेट होता क्या है, तो देखें एक लॉजिकल नोटेशन, क्योंकि हमें पता है अब लॉजिकली किस तरह से काम होता है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल फॉर ऑल एक्स, एक्स इज अ मेंबर ऑफ ए एंड विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी. हर एक्स के लिए अगर ये चीज़ ट्रू है, हर एक्स के लिए
कोई भी मेंबर हो, अगर उसके लिए ये चीज़ ट्रू है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ये चीज़ क्या है, ये है कि अगर एक्स, वो चीज़ जिसके लिए आप चेक कर रहे हो, वो ए का मेंबर है तो वो बी का भी होना चाहिए। नोट द सटलिटी कि यहाँ पर x इज़ अ मेंबर ऑफ b पहले नहीं लिखा। ये वही बात है जो कि अभी हम a इज़ अ सबसेट ऑफ b और b इज़ अ सबसेट ऑफ a में कंफ्यूज हो रहे हैं, बात कर रहे थे कि अगर a सबसेट है तो a का मेंबर है तो वो b में होना चाहिए, b का मेंबर a में होना लाजमी नहीं है। तो अगर a का मेंबर है तो वो b में होना चाहिए, सब x के लिए, सब x a के मेंबर के लिए वो b में होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं a b का मेंबर है, सबसेट है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें, अच्छा एक चीज़, एक थ्योरम आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, वो ये है कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट हर सेट का होता है, और वो जो खुद सेट होता है वो भी अपना सबसेट होता है। मीटिंग विल एंड इन 10 minutes, वी विल ज्वाइन बैक। द थ्योरम इज़ बेसिकली स्टेटिंग कि अगर आपके पास कोई सेट है, कोई भी सेट हो सकता है, तो इसका सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा हमेशा, और जो सेट खुद है ये भी अपना सबसेट होगा। तो ये हम देख चुके हैं कि ये चीज़, ये इसका सबसेट है, दिस थिंग इज़ अ सबसेट ऑफ दिस थिंग, एंड ऑल्सो दिस थिंग इज़ ऑल्सो इज़ अ सबसेट ऑफ दिस थिंग। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि एक एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है, और जो खुद सेट होगा वो भी अपना सबसेट होगा। अच्छा, इसको प्रूव भी किया गया है बुक में, देखें रेफरेंस दिया गया है, इसका प्रूफ भी मौजूद है बुक में, अगर आप जाकर देखना चाहें तो। वैकोस प्रूफ के थ्रू इसको प्रूव किया गया है कि क्यों है ऐसा। ओके, अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट एक ऐसा सबसेट होता है जब, पहली बात तो ये है कि वो सबसेट है, इसका मतलब है कि अगर मैं कहता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब यही हुआ कि ए के सारे मेंबर बी में हैं। लेकिन प्रॉपर का मतलब ये है कि अगर बी के अंदर उस ए के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज़ अ प्रॉपर सबसेट। या इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी है कि ए को बी का मैं प्रॉपर सबसेट कहूँ, कब कहूँगा? जब ए बी का पहली बात तो सबसेट हो, और दूसरी बात ये है कि दोनों इक्वल ना हो, यानी कि कोई और मेंबर हो बी के अंदर भी। सिर्फ सबसेट हो जाना, तो सबसेट तो तब भी होगा जब दोनों इक्वल हो, लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं है और फिर भी सबसेट है ए बी का, तब मैं उसको कहूँगा दिस इज अ प्रॉपर सबसेट। सो अ सेट ए इज द सबसेट ऑफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, बट दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। क्यों नहीं है प्रॉपर सबसेट? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तब मैं कह सकता था अब दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि ये इसका सबसेट है लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है। A set A that is a subset of set B is called a proper subset if A is not equal to B. That is, there is an element X of B such that X is not a member of A. B में कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि A में ना हो। इसको हम लिखते हैं A सबसेट ऑफ B, इस साइन को यूज़ करते हैं, इसके नीचे डैश नहीं लगाते। अगर हम डैश लगा देंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अ सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। But we are, if you are writing this sign, so we are talking about a proper subset, not just a subset. ठीक है, वी ऑलरेडी नो दैट सेट्स कैन बी पार्ट ऑफ सम अदर सेट्स एज वेल। जिस तरह से अभी हमने कुछ एग्जांपल देखी थी कि एक सेट के अंदर लाजमी नहीं है मेंबर ही हो, यानी कि इन्यूमरेटेड मेंबर हो, बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ सेट्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली इस सेट के अंदर भी लाजमी नहीं है वन ही हो, इसके अंदर कोई और सेट भी हो सकता है। let b equal to this set x such that x is less than or equal to 100 and x is a prime. The cardinality of b is, अच्छा cardinality का word use किया गया, I think cardinality वाली slide miss हो गई मुझसे, yes this one. If there are exactly n distinct elements in set S with n a non-negative integer, we say that S is finite and the cardinality of S is n. कार्डिनैलिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, एंड नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी कार्डिनैलिटी 5 है। उसको शो इस तरह से किया जाता है, इन 2 बार्स के अंदर लिखा जाता है द मॉड ऑफ एस, यानी कि द कार्डिनैलिटी ऑफ एस इज एन, अगर उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो। So for example, what is the cardinality of this set? What is the cardinality of this set? इसका नाम दे देते हैं कोई से E. What is the cardinality of E?
व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ ई, ये बताएं जल्दी से, फिर मैं जाता हूँ, मुताहिर कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं पेजेस पे जाता हूँ दोबारा. द कार्डिनलिटी ऑफ ई इज़ 3. ओके, व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी ऑफ this thing? Consider it as phi, an empty set. What is the cardinality of E? What is the cardinality of E? 4. Good. Because now there are 4 members. Doesn't matter अगर वो empty set है, जो भी हो, member तो है ना एक इसका, तो these are 4, there are 4 members. And what is the cardinality of this? 1. Good. And what is the cardinality of कुछ और ऐड कर देते हैं इसमें. What is the cardinality of this? All of you are wrong. All of you are wrong. No. If I'm saying you are wrong, then I think you know the right answer. Oh, sorry. Come on, tell me, what is the cardinality of E? Wait, no. कम ऑन, सोचें क्या होगी इसकी कार्डिनलिटी. कुछ जवाब आए मेरे पास, लेकिन सब डिफरेंट हैं. अच्छा जी, sorry. Yeah. So the correct answer is okay. Let me count myself to 5. 5 is the correct answer, because the cardinality is the number of unique elements in a set, in a finite set. So first of all, the set is finite. Okay. This is a repeating element, which means we will not count it again. Similarly, this is also repeating, so we will not count it again. This is also repeating, we will not count it again. This is also repeating, we will not count it again. So ultimately, the cardinality of set E is 5. There are 5 elements. Right. So, okay. ठीक है. सो प्रूविंग इक्विवेलेंस पे आई थिंक हम बात कर चुके हैं. अगर सबसेट हैं और ए इम्प्रॉपर, इसको देखें, अगर ए इज़ अ सबसेट ऑफ, ये बात ज़रा पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा कि वी आर एक्चुअली प्रूविंग इफ़ अ सेट इज़ इक्वल टू द अदर सेट और नॉट. A is a subset of B. A is a subset of B, biconditional for all x. X is equal to, x is a member of A, and also x is a member of B. To prove that A is a subset of B, it is enough to show that for an arbitrary non-specific element x, x is a member of A implies that x is also in B. अगर मैं कोई एक रैंडम नंबर उठाता हूँ A में से और मैं कहता हूँ कि वो B में है, तो इसलिए आई कैन प्रूव दैट जो है A is a member, A is a subset of B. एनी प्रूफ मेथड कैन बी यूज, जितने भी हम पढ़कर आए, कोई भी प्रूफ मेथड आप यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रूव दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और नॉट. प्रॉपर सबसेट को प्रूव अगर मैं करना चाहूँ लॉजिकल नोटेशन में, तो अगर मैं कहता हूँ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए शुड बी अ सबसेट ऑफ बी, एंड साथ ही साथ फॉर सम एक्स, कोई एक्स ऐसा होना चाहिए
कम से कम एक फॉर सम कि वो बी का मेंबर हो लेकिन वो ए का मेंबर ना हो, तब मैं कहूँगा कि वो प्रॉपर सबसेट है। ये कुछ चीज़ें हैं, इनको मैं ज़्यादा डिटेल में अब नहीं जा रहा हूँ, लॉजिकल नोटेशन में लिखी हुई हैं विच यू कैन रिसाइट एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। पावर सेट के ऊपर आते हैं। पावर सेट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। ऑल पॉसिबल सबसेट्स इस सेट के जितने भी बनेंगे उन सबको अगर मैं एक सेट में लिख दूँ तो उस सेट को मैं कहूँगा पावर सेट। फॉर एग्जांपल इसका सबसे पहला सबसेट क्या होगा? वी नो कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स दैट वी नो। सो एम्प्टी सेट तो है सबका सबसेट। और उसके बाद एक सबसेट इसका ये भी हो सकता है कि उसमें सिर्फ ए हो, एक सबसेट इसका सिर्फ ये भी हो सकता है कि उसमें बी हो, एक सबसेट ये भी। ये सारे सबसेट हैं, इन सब के अलावा कोई और सबसेट नहीं हो सकता। क्या इसमें कोई ऐसा सबसेट हो सकता है ए बी सी का, इस सेट का कोई ऐसा सबसेट हो सकता है जो कि इस पूरे सेलेक्टेड एरिया में ना हो? कैन यू टेल मी दैट? क्या कोई ऐसा सबसेट है ए बी सी का? अगर है तो वो मुझे लिख के बताएं कि कौन सा ऐसा सबसेट है ए बी सी का जो कि इस पूरे सेलेक्टेड एरिया में नहीं है। So basically there is no subset of ABC that can be formed that is not here. अच्छा, एक सबसेट इसका सी ए भी हो सकता है ना? सी ए तो यहाँ पर कहीं नहीं है। सी और ए दोनों अगर मैं एक सेट में लिखता हूँ सी और ए, नाउ आई वांट द आंसर टू दैट। अगर मैं लिखता हूँ एक सेट में सी ए ए, तो ये भी तो एक सबसेट होगा ना इसका, या नहीं होगा? क्या ये सबसेट होगा ए बी सी का या नहीं? अगर होगा तो क्या ये लिखा हुआ है यहाँ पर या नहीं? लिखना चाहिए ना। व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट? नहीं होगा ये सबसेट। क्यों नहीं होगा? सबसेट की डेफिनेशन पे तो पूरा उतर रहा ही है कि इसके सारे मेंबर्स ए बी सी में हैं, ए में हैं, सी भी है और ए भी है। सबसेट नहीं होगा ये इसका। पहले मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, क्या ये जो मैंने लिखा है, जो सेलेक्ट की हुई है, दोनों चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, एक नोटपैड पे और एक पीछे, क्या ये जो नोटपैड वाली चीज़ है ये सबसेट है या नहीं अपने ऊपर वाले सेट का, ए का, ए बी सी? पावर पे कहाँ पे आ गए आप अहमद सादिया? पावर की बात कहाँ से आ गई? फिलहाल छोड़ें पावर की बात को। राइट, अक्सर जावेद का जवाब सही है। हन्नान का जवाब गलत है, वो कह रहे हैं कि सबसेट ही नहीं होगा। भाई सबसेट तो है, सबसेट तो है, लेकिन ये सबसेट ऑलरेडी लिखा हुआ है इस सेट के अंदर जो कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, दैट इज़ ए सी। ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज वी सेड के सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, सो ए सी इज़ द सेम थिंग एज सी है, देयर इज़ नथिंग चेंज्ड इन दैट. So in this scenario, this whole set is called a power set. It holds all the possible subsets of a set A. We can denote it by power set of A is equal to this set. ठीक है, पावर लेट A इक्वल टू दिस सेट, तो पावर सेट अगर इस सेट ये हो ए बी सी, ए बी एक अलग सेट है, तो फिर इसका पावर सेट होगा एम्प्टी सेट, जस्ट ए बी, जस्ट सी एंड ए बी सी, दैट्स इट. दिस इज द पावर सेट. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट of the set of cardinality 3 will be 2 power 3. अगर इस सेट की कार्डिनैलिटी होती है 6 तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 power 6. अगर इसकी कार्डिनैलिटी होती है 7 तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 power 7. अगर इसकी कार्डिनैलिटी होती है फॉर एग्जांपल 13 तो इसमें यहाँ पर कितने सेट्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2 power 13. So basically the idea is कि the number of the cardinality of your power set is equal to 2 power n, where n is the cardinality of your actual set. ठीक है, so this is how a power set can be written. Then there are ordered pairs. अब ordered pairs के ऊपर आते हैं. कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि सेट से ही अखज़ की जाती हैं, लेकिन उनमें ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है. जैसे कि आई एम रिमूविंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सेट 5 7 8 और मैं ये लिखता हूँ कि 5 7 9 या चलें 8. मैंने इसको पैरेंथेसिस चेंज कर दी है, राउंड ब्रैकेट्स पे मैं आ गया. नाउ दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन. यानी बात वही आप सेट के एलिमेंट्स के ऊपर कर रहे हो,
लेकिन अब 578 जो कि मैंने ऊपर लिखा है अभी, दिस थिंग इज़ नॉट इक्वल टू दिस थिंग, ये चीज़ अब इक्वल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन, ये आपने पैरेंथेसिस में लिखा है। ऑर्डर्ड कलेक्शन में फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें ऑर्डर को मलूज़ खातिर रखा जाता है, समझा जाता है कि ऑर्डर इज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंस, तो ऑर्डर्ड कलेक्शन। इसी तरह इसी सेट से मैं एक और ऑर्डर्ड कलेक्शन भी निकाल सकता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 8, ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है इसकी। इसी तरह जस्ट 5 ऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसी तरह से 8 and 7 ऑर्डर्ड कलेक्शन है। अगर एक ऐसी ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें आपने सेट के 3 मेंबर्स लिखे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसको कहा जाएगा 3 टुपल। टुपल का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर कोई ऐसी ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसके अंदर आपने सिर्फ एक मेंबर यूज़ किया है, तो उसको हम कहेंगे 1 टुपल। अगर कोई ऐसी ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसके अंदर आपने 2 यूज़ किए हैं, तो उसको हम कहेंगे 2 टुपल। अगर कोई ऐसी ऑर्डर्ड कलेक्शन है जिसमें आपने सेट के, फॉर एग्जांपल कोई सेट था जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स आपने यूज़ किए हैं, सो वी विल कॉल दैट 4 टुपल। बट द मोस्ट commonly used tuple of an ordered collection is 2 tuple, and इसका एक अलग नाम भी है, that is known as ordered pair. Not just ordered collection but ordered pair, because it is using 2 tuple. So ordered pair is a thing. इसके अंदर ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है। तो द ऑर्डर्ड n tuple a1 a2 up to n is the ordered collection with the element ai being the ith element for i equal to 1 2 2 to n, यानी कि ith इंडेक्स का ख्याल रखा जाएगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज एन ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि जब आप 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में। अगर आप कहते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी कर रहे हैं, तो ए के हर एलिमेंट को ऑर्डर करके लिख दें बी के हर एलिमेंट के साथ, दैट विल बी योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। लॉजिकल नोटेशन भी इसकी लिखी हुई है। सो फॉर एग्जांपल हम खुद अपना एक सेट लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेट एंड दिस इज़ ऑल्सो अ सेट, से 6 and 3। सो जब मैं a मल्टीप्लाई बाय b लिखूँगा तो इसका जवाब हो जाएगा, पहली बात तो ये है कि इसका जवाब होगा सेट ही होगा। लेकिन कौन कौन से मेंबर आएंगे, इसमें आएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन सा ऑर्डर पेयर आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा हमेशा, क्योंकि मैं ए इंटू बी कर रहा हूँ, बी इंटू ए नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड एलिमेंट बी का। फिर एक नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकेंड एलिमेंट बी का, 3। अब मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई कि जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का हो और सेकेंड एलिमेंट बी का हो। क्या 5 के साथ में कोई और एलिमेंट रह गया है? 5 6 भी हो गया, 5 3 भी हो गया। इसका मतलब है कि अब मैं 7 के साथ स्टार्ट करता हूँ, 7 6 एंड देन 7 3। दिस इज द इक्वल्स टू दिस थिंग। So this is the Cartesian product of A into B. Remember that this is not equal to B into A. अगर मैं B into A कैलकुलेट करता हूँ, B क्रॉस A कर देता हूँ, इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालता हूँ, तो फर्स्ट मेंबर शुड बी ऑफ B and the next would be of A. 6 and 7. Similarly 3 and 5 and then 3 and 7. So as you can see, this thing is not equal to this thing. इक्वल तब होता जब इसके सारे मेंबर इसमें होते, या ये इसका सबसेट होता और ये इसका सबसेट होता। बट ऐसा नहीं है, 5 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 6 5 है, विच इज़ नॉट द सेम थिंग। दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। सो यू कैन मल्टीप्लाई n सेट्स एट ऑल। आप सिर्फ 2 को नहीं, 2 से ज़्यादा को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, जितने आप करना चाहें कर सकते हैं। बस ये है कि फिर उसमें ऑर्डर्ड पेयर, अब यहाँ पर जैसे ऑर्डर्ड पेयर बन रहा था, अगर आप 2 से ज़्यादा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय सी भी कर लेते हैं, तो फिर ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, बल्कि 3 टुपल बन रहा होगा, तीसरा मेंबर सी का होगा। इसी तरह जितने आप चाहें आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, जितने आप यूज़ कर रहे हो, उतने ही टुपल का आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर।
क्वांटिफायर्स के साथ भी हम इसकी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, यू ऑलरेडी नो दैट। अब सेट के ऑपरेशंस के ऊपर आते हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस, सेट कॉम्प्लीमेंट। हम स्लाइड्स को भी रेफ़र करेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं खुद करके। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सेट, मैं 3-4 सेट यहाँ पर बनाता हूँ, 4 कर देते हैं और यहाँ पे 6 कर देते हैं। एक और सेट पे बनाता हूँ यूनिवर्सल सेट, यानी कि नाम मैंने उसका यू रखा है सिर्फ। यूनिवर्सल सेट की बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर जितने भी सेट आपके वर्ल्ड में हैं ना, आप उसके सारे मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन वो सारे होते हैं जो इसके अलावा सेट में। यूनिवर्सल का मतलब यही है कि वो पूरा सेट है, उसके अंदर बाकी सेट्स आ रहे हैं, जिस तरह अभी मैंने वेन डायग्राम में भी आपको शो करके दिखाया। सो सबसे पहले यूनियन पे आते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल को मैं UN कर रहा हूँ क्योंकि मैं यूनियन के लिए भी इसको यूज़ करूँगा। A यूनियन B। A यूनियन B क्या हो जाएगा? A यूनियन B का मतलब ये है कि दो सेट्स का यूनियन का मतलब ये है कि उन दोनों सेट्स के मेंबर आप इस सेट में लिखते हैं, कि A के भी लिखें और B के भी लिखते हैं। बट चूंकि ये 6 रिपीट हो रहा है तो इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट जो है वो यूनिक एलिमेंट्स का होता है। आप बेशक 1000 दफ़ा लिखते हैं, मैं कंसिडर एक ही करूँगा। तो 5 7 6 4 33 53, दिस इज़ द A यूनियन B रिजल्ट। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B हम करते हैं। इंटरसेक्शन का जो ऑपरेशन है वो क्या रिजल्ट, उसमें आप वो चीज़ें लिखते हैं जो कि दोनों में सेम हो, यानी कि 6। सिमिलरली सेट डिफरेंस क्या होता है? सेट डिफरेंस होता है A माइनस B। A माइनस बी का मतलब ये होता है कि आप सेट A के सारे मेंबर्स लिखें A माइनस बी, सेट A के सारे मेंबर्स लिखें और इसमें से B वाली चीज़ निकाल दें। B निकाल दिया मैंने, दिस इज A माइनस बी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ B माइनस A, तो आप B के सारे एलिमेंट्स लिखें और उसमें से A वाली चीज़ें निकाल दें, दिस इज योर A माइनस बी, B माइनस A। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं कहता हूँ A कॉम्प्लीमेंट लें, A कॉम्प्लीमेंट, इसको शो किया जाता है A के ऊपर बार लगा देते हैं, बट ऑब्वियसली वी आर वर्किंग ऑन नोटपैड तो वी कैन नॉट यूज़ ऑल ऑफ द सिंबल्स। अगर मैं लेता हूँ A कॉम्प्लीमेंट, तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस A। और U माइनस A क्या होगा कि आप U के सारे एलिमेंट्स लिखें, U माइनस A, उसी तरह जिस तरह A माइनस B था, B माइनस A था। U माइनस A का मतलब है U के सारे एलिमेंट्स लिखें, उसमें से A वाले एलिमेंट्स निकाल दें। सो दिस विल बी योर A कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ B कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी U माइनस B, और इसमें भी आप वही काम करेंगे कि U के सारे एलिमेंट्स लिखें और उसमें से B वाले एलिमेंट्स निकाल दें, दिस विल बी योर B कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो दिस इज़ हाउ सेट ऑपरेशंस वर्क। ये आपका यूनियन है, सारे एलिमेंट्स A B के आ गए, A यूनियन B। दिस योर इंटरसेक्शन, दिस इज़ योर अच्छा, दीज आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, यानी जिनकी अगर इंटरसेक्शन लो तो एम्प्टी सेट रह जाए, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। सेट डिफरेंस इज दैट कि A माइनस बी अगर आप कर रहे हो तो A के वो सारे एलिमेंट्स जो कि B में नहीं है वो जो है वो सेट डिफरेंस कहलाएगा। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट, U के वो सारे एलिमेंट्स जो कि A में नहीं है, दैट विल बी A कॉम्प्लीमेंट, एंड देन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, रिलेटिव और एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि A कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट U माइनस A। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि A कॉम्प्लीमेंट विद रेस्पेक्ट टू B या A कॉम्प्लीमेंट इन B, तो इसका मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ B माइनस A की। माइनस हमेशा A ही होगा क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट A कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आप नहीं बताएं तो एब्सोल्यूट कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा, यानी कि U में से माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप बताएंगे कि किस में से लेना है तो फिर उसमें से लेकर A कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाएगा। दिस कॉल्ड अ रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, दिस विल यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑन योर ओन। सम ऑफ द थिंग्स, सम इक्विवेलेंसीज, कि क्या चीज़ किसके इक्वल है, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। टेबल के ऊपर मैं आता हूँ। चलें फॉर एग्जांपल इसी को देख लेते हैं। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ इसके इक्वल है या नहीं, इसको पढ़ते कैसे हैं? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। तो द पॉइंट इज़ कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं या नहीं, इनको चेक करने के लिए एक तो ये है कि आप इसकी एग्जांपल लें और पूरी ऑपरेशन परफॉर्म करके देखें। सिमिलरली आप
सेट के मेंबरशिप टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं. मेंबरशिप टेबल इज़ अ वेरी यूनिक वे ऑफ एनालाइजिंग सम ऑफ द थिंग्स. In order to use a membership table, we will open Excel and I will show you कि actually हम काम क्या करना चाह रहे हैं. I don't know if it's open. Okay, here it is. So for example, this is your set A, then set B, then set U, then set say A complement and then B complement. and let's suppose कि मैं एक काम करना चाह रहा हूँ. ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए ही आप करें. आप मेंबरशिप टेबल बना सकते हैं और उससे आप इक्विवेलेंस भी चेक कर सकते हैं, डिसप्रूव भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें, कुछ सेट्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग दिस. यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में कर रहा हूँ. सो बेसिकली मैं ये काम करना चाह रहा हूँ. इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मुलेट कर लूँ इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड दिस. This thing will also be in a thick border and all of these things I want in middle and these things will be bold and italic. अच्छा, so मेंबरशिप टेबल बेसिकली यूज़ इस तरह से होता है कि आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिख देते हैं सारे के सारे. फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं देखिए कोई रिपीट तो नहीं हो रहा. ये हैं आपके यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स. अब अगर कोई मेंबर यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, इसका मतलब है सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में हैं. इनकी एग्जिस्टेंस होना वन लिखते हैं. वन का मतलब ये है कि दीज आर हेयर, यानी कि ट्रू हैं, इनकी एग्जिस्टेंस यू में है. अब ए में कौन कौन से मेंबर हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए में ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, नहीं, नहीं, यस, यस, नो एंड यस. इसी तरह मैं कहता हूँ बी के अंदर कौन कौन से, मैं कहता हूँ ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, नहीं, नहीं एंड नहीं. अब ये तीनों सेट्स आपने यहाँ पर लिख दिए. बेसिकली दिस इज़ अ मेंबरशिप टेबल. अब बताएं ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या होगा. सबसे पहले तो ए के सारे एलिमेंट, अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू माइनस ए. तो यानी कि यू के सारे एलिमेंट तो होंगे इसमें, बट अब उसमें से मुझे सिर्फ वो निकालने हैं जो कि ए में भी हैं. ए को माइनस कर देना यू में से. तो दिस इज़ ऑल द मेंबर्स ऑफ ए यू. अब मैं इसमें से ए वाले मेंबर्स माइनस कर दूंगा, यानी वो मेंबर्स जहाँ पर ए में वन है उसको मैं यहाँ पर मिटा दूंगा. 0 0 0 0. सो दिस इज़ योर ए कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी लाइक दिस कि यू के सारे एलिमेंट्स आ गए, अब इसमें से बी वाले माइनस कर दें, बी वाले माइनस कर दें. That's it. This is your B complement. Now what will be A complement union B complement? All of the members of A complement and all of the members of B complement. यानी कि ये मेंबर A complement का मेंबर है, तो वन जो है, वन ये A complement का मेंबर है, यस है. क्या ये A complement का मेंबर है? 3, यस. B का भी है, यानी कि एक ही दफ़ा हम लिखेंगे, आप लिख देंगे है, ये भी है. ये ना A complement का मेंबर है 7, ना बी कॉम्प्लीमेंट का. इसका मतलब है ये नहीं आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में. ये आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा. दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स हार्डर टू इंटरप्रेट दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर्स, यू नो कि कंप्यूटर्स वर्क ऑन 1 and 0. तो जब आप कंप्यूटर्स की बात करते हो तो इट्स वेरी नेसेसरी कि अगर आप मेंबरशिप टेबल यूज़ कर लो तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, कि देयर आर ऑल दीज मेंबर्स एंड नाउ यू आर जस्ट यूजिंग ट्रूज एंड फॉल्स. दैट्स इट, राइट? सो इफ़ यू आर यूजिंग ट्रू एंड फॉल्स, ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच यूजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय अ कंप्यूटर. बट ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर सीइंग कि ओके ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है करने में, बट एज अ कंप्यूटर इट विल बी वेरी ईजियर टू अंडरस्टैंड. Right, so this is how a membership table works. So there are some laws. You can generalize some union. Generalized union का मतलब ये होता है कि a union of a collection of sets is the set that contains the elements that are members of at least one set in the collection.
विच यू नो, यूनियन का मतलब यही होता है कि कम से कम एक सेट में भी है तो फिर वो उस सेट में आ जाएगा. तो A1 A2 A3 सब सेट्स के यूनियन को आप इस तरह शो कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ एवरी सेट A ऑफ I सच दैट I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to n. ठीक है. सिमिलरली जनरलाइज्ड इंटरसेक्शन भी होती है, उसके लिए ये रोटेशन यूज़ की जाती है. कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली बिट वाइज में आप शो करोगे उसको जीरोज एंड वन में, तो मेंबरशिप टेबल इज़ अ वेरी यूजफुल टूल फॉर दैट. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सम ऑफ द थिंग्स आई हैव जस्ट गॉन थ्रू. हम उसकी डिटेल में नहीं गए हैं, बट इट्स बेटर कि आप उनको यूज़ कर लें. अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है. मैं चाह रहा था आप खुद ही पढ़ें, बट ये सामने आ गई है तो लेट्स डिस्कस दिस. यूनियन इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग द बिट वाइज और इंटरसेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द बिट वाइज एंड. यही काम हमने यहाँ पर भी किया है. यूनियन के अंदर जब हमने यूनियन किया तो हमने और को यूज़ किया, यानी दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तब भी चल जाएगा. लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स रहेगा. इसी तरह अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में होना चाहिए, यानी कि मैं एंड को यूज़ कर रहा हूँ. अगर कोई एक भी फॉल्स है तो फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स है. ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये भी फॉल्स है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन. सो इंटरसेक्शन इज बेसिकली यूर एंड यूनियन इज बेसिकली यूर बिटवाइज और, यानी कि लॉजिकल और. सो आई एम गोइंग टू द लेक्चर इज एंडेड, देयर इज नथिंग मोर टू इट. ऑल्दो हम इन चीज़ों को और भी रेफ़र कर रहे होंगे आगे चल के मुख्तलिफ लेक्चर्स के अंदर. अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी वगैरह है तो वो मुझसे अभी पूछ लें. नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा, नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी, वी विल डिस्कस फंक्शंस एंड रिलेशन, रिलेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ टॉपिक, बट वी विल ट्राई कि हम उसमें से सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में ना जाएं. कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर डिग्री एंड फॉर योर अपकमिंग कोर्सेज. अच्छा, अब्दुल वदूद ये कह रहे हैं, उनकी ईमेल भी मेरे पास आई थी. खैर अब्दुल वदूद, आपको रिप्लाई करना याद भी नहीं रहा मुझे और थोड़ा सा मुझसे जहन से भी निकल गया. आप कह रहे थे कि गूगल ड्राइव लिस्ट में नहीं है नाम, SEDS ईमेल की है. आई थिंक आप गूगल ड्राइव का कह रहे थे. अच्छा, लिस्ट में नाम नहीं है तो वो मैं देख लूँगा. आपने क्विज़ वगैरह सारे अटैम्प्ट किए हैं LMS के ऊपर, अगर तो जब मैं क्विज़ के मार्क्स लगा रहा हूँ तो मैं अभी आपका अलग से देख कर ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्विज़ के और असाइनमेंट के मार्क्स लगा रहा हूँ तो आई विल सी कि ओके आपने भी अटैम्प्ट किए सारी चीज़ें, मैं आपका नाम ऐड कर दूँगा. ऑब्वियसली आफ्टर सीइंग द CMS, अगर आप CMS के ऊपर अपडेट हैं तो. अगर आप CMS के ऊपर इनरोल नहीं है तो फिर मैं आपका नाम उस गूगल शीट में नहीं लगा सकता, किसी भी स्टूडेंट का नहीं लगा सकता जब तक कि वो CMS के ऊपर इनरोल नहीं है. सो ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच. See you next week in our next class, whenever that might be. So thank you very much.